So the next point of chapter 3 is changing role of public sector. Hello class first year. I welcome you in the commerce chemia. So the topic is changing role of public sector. Public sectors डिज़ाइन किए गए थे गवर्नमेंट जिससे से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया में इकोनॉमिकल बेनिफिशियरीज को बना सके। ठीक है, प्राइवेट उतना ज़्यादा ह्यूज कैपिटल नहीं इन्वेस्ट कर सकता, तो गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को अपने हाथ में लिया और पब्लिक सेक्टर को स्टेबल किया था। ठीक है, अब पब्लिक सेक्टर इससे आगे का रोल प्ले करना शुरू करता है। ठीक है, आगे का रोल प्ले करने का मतलब ये है कि जैसे आप इसमें एक नंबर 1 पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर बड़े इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट ने इस इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ को डेवलप करने में या गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने में जो इकोनॉमी के लिए ज़रूरी हैं उनमें गवर्नमेंट ने अपना इंटरफेयर मींस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात 1990 में हुई। 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें, जिसमें गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया, जिससे इकोनॉमी में बहुत बड़ा सपोर्ट सामने आ गया। ठीक है, काफ़ी हद तक जो है वो बिजनेस और इकोनॉमी को एक अच्छी ग्रोथ मिल सकी। ठीक, दूसरा एक और स्टेप लिया गया, वो था BIFR का, मीन्स बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। जो ऐसे पब्लिक सेक्टर्स जो या तो लगातार ही लॉसेस में जा रहे हैं तो उनको, या फिर उनसे लॉस हो रहे हैं तो उनको या तो उनकी ओवरहॉलिंग की जाए या उन्हें बंद कर दिया जाए। इसके लिए एक ब्रांच बनाई, मीन्स एक बोर्ड बनाया गया जिसका काम था ऐसे पब्लिक सेक्टर्स को देखना जिनमें इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट बचाना था प्राइवेट के साथ और उसको और ज़्यादा प्रमोट करके इकोनॉमी को स्टेबल करना था कंट्री की, तो पब्लिक सेक्टर्स ने ये स्टेप्स लिए थे। ठीक है, अब वो स्टेप्स क्या क्या थे, कैसे रोल अपना चेंज किया उसने, तो नंबर 1 पे आता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ह्यूज कैपिटल्स इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए गए। ठीक है, मीन्स गिव इन्वेस्टमेंट वर टू बी मेड टू, किसको दिए गए। ठीक है, नंबर 1, गिव इंफ्रास्ट्रक्चर टू द कोर सेक्टर विच requires huge capital investment, complex and upgraded technology, big and effective organization structures like steel plants, power generation plants, civil aviation, railway, petroleum, state trading, coal। इनमें प्राइवेट सेक्टर नहीं जा सकता था क्योंकि इनको बनाने के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। ये वाले बिजनेसेस जिनके नाम लिए गए हैं, ये जो पूरे एक बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर के थ्रू इनको डेवलप किया जिससे कि एक अच्छा इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है गिव अ लीड इन इन्वेस्टमेंट टू द कोर सेक्टर वेयर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर नॉट फंक्शनिंग इन द डिज़ायर्ड डायरेक्शन। प्राइवेट सेक्टर जिसमें अच्छे से मीन्स डिज़ायर डायरेक्शन में फंक्शन नहीं कर पा रहे थे, जैसे फर्टिलाइज़र्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, पेट्रोकेमिकल हैं, न्यूज़ प्रिंटिंग हैं, मीडियम एंड हैवी इंजीनियरिंग है, उसमें भी PSUs को ही सामने लिया गया। ठीक है, थर्ड नंबर पे गिव डायरेक्शन टू फ्यूचर इन्वेस्टमेंट लाइक होटल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसीज, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, इसकी तरफ प्राइवेट को और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए एंगेज मीन्स और इंड्यूस किया गया जिससे कि प्राइवेट सेक्टर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके और गवर्नमेंट के साथ साथ इसको आगे लेके जाया जा सके। ठीक है, तो इन एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट्स पहले नंबर पर किए गए। राइट, नंबर 2 देखिए, नंबर 2 है रीजनल बैलेंसेस। रीजनल बैलेंसेस मीन्स कुछ एक एरिया कंट्री के तो बिफोर इंडिपेंडेंस भी, ये प्री इंडिपेंडेंस कहते हैं, प्री इंडिपेंडेंस में भी वो काफ़ी स्टेबल थे। जैसे अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी अभी की बात करो, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई,
ठीक है, और इनके आसपास के एरिया काफ़ी हद तक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। माइनिंग एरियाज़, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ इजीली सेटअप थी, लेकिन कुछ एक एरियाज़ ऐसे थे जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, मीन्स इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सिर्फ एग्रीकल्चर या फिर कुछ भी नहीं हो रहा था, है ना। एग्रीकल्चर तो था इंडिया का मेन। तो ऐसे रीजनल एरियाज़ का बैलेंस करने के लिए पीएसयूज़ ने और ज़्यादा एफर्ट तैयार करवा दिए। तो यहाँ पे एनसीईआरटी लिखता है द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ऑल रीजन एंड स्टेट्स इन अ बैलेंस्ड वे एंड रिमूविंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। ठीक है, रीजनल डिस्पैरिटीज़ नहीं होनी चाहिए कि एक एरिया तो बहुत ज़्यादा डेवलप है और दूसरा जो है उतने हद तक डेवलप नहीं हो पा रहा है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल progress was limited to a few areas like the port towns. Port town means just like means coastal area जो इंडिया का पूरा है, गुजरात से बॉर्डर आप देखिए और कोलकाता तक, ठीक है, ये पूरा एरिया कोस्टल एरिया जो पोर्ट टाउन्स हैं इन द प्री इंडिपेंडेंट पीरियड, ये तो थे ही पहले से ही, इनको ही और ज़्यादा डेवलप या इनके अंदर के जो एरियाज़ हैं उनको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए काम किया गया। तो 4 मेजर स्टील प्लांट्स वर सेटअप इन द बैकवर्ड एरियाज टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बैकवर्ड एरियाज थे जहाँ पर बिजनेस या इकोनॉमी उतने हद तक नहीं चल रही थी, तो उनमें भी स्टील प्लांट्स को लगाया गया, राइट। Accelerate economic development, provide employment to the workforce and develop ancillary industries. This was achieved to some extent, but there is scope for a lot more. कुछ हद तक तो ठीक था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, एकदम से एक ही दिन में ऐसा नहीं है कि हम कह देते हैं कि आज हम 1947 में इंडिपेंडेंट हो गए और 10 साल के अंदर हम डेवलप हो गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ इंडिया के अंदर थी और अभी भी हैं, और वो धीरे धीरे चेंज हो रही हैं, है ना। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट धीरे धीरे कोशिश कर रही हैं कि उस इंडिया को भी उसी स्टेज तक ला सकें जहां पर डेवलप्ड कंट्रीज़ काम कर रही हैं, यहाँ की भी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो सके। तो रीजनल बैलेंसेस को बनाने के लिए सेकंड स्टेप था, राइट। थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर कहता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि वेयर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू सेट अप with huge capital outlay, the public sector has to step in to take advantage of economic of scale. जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, जहाँ पर ज़्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत थी, वहाँ पर पीएसयूज़ ने, मीन्स उसको प्राइवेट के हाथ में ना छोड़ के कि प्राइवेट को छोड़ दिया जाता है कि वो संभाल लेंगे, ऐसा नहीं किया गया। उसको गवर्नमेंट ने अपने पास ही रखा है, ठीक है। ये बात अभी पहले भी हुई थी। जैसे इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ हैं, and are some example of public sector setting up large scale units. These units requires a large base of function economically, which was only possible with government resources, जो सिर्फ गवर्नमेंट रिसोर्सेज से हो सकता था। यस, प्राइवेट सेक्टर इसको नहीं देख सकता था, इसलिए पब्लिक सेक्टर ने आगे आकर इसमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट किया। और आज आप देख रहे हैं जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब गवर्नमेंट जो है इस तरह से गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू चल रही हैं। आपने एग्जाम्पल्स में देखा था, है ना, मीन्स जिसमें गवर्नमेंट का 51% शेयर है और दूसरा बाकी प्राइवेट कंपनीज का है, वो भी उसमें इन्वेस्ट करती हैं। प्राइवेट मीन्स जो पब्लिक इन्वेस्ट करती है उससे चलती हैं वो कंपनीज। लेकिन जो इकोनॉमिक स्केल है या जो उसका लॉयंस शेयर, सबसे बड़ा पार्ट जो कहते हैं, वो गवर्नमेंट के हाथ में ही है। गवर्नमेंट ही उस पर खर्च कर सकती थी, इसलिए ऐसा किया गया, ठीक है। जैसे अमेरिका जैसे इकोनॉमी को देखिए तो अमेरिका जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो काफ़ी अमीर था उसी टाइम से, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम थी, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने जो है वो सब कुछ डायरेक्ट कर दिया, सब कुछ प्राइवेट के हाथ में छोड़ दिया कि जो कंपनी चाहे वो रेलवे चला ले, जो कंपनी चाहे वो फ्यूल निकाल दे, मतलब ये जो पेट्रोलियम है, कोल है, गैसेस हैं, उनको जो है वो उनकी माइनिंग करनी शुरू कर दे। कोल की माइनिंग कोई और इंडस्ट्री कर रही है, उसको साफ़ करके दे रही है, गवर्नमेंट उनसे ख़रीदती है, फिर पब्लिक डायरेक्ट उन्हीं से ख़रीदती है। अमेरिका में प्राइवेट के हाथ में ज़्यादा दे दिया, क्योंकि पैसा जो है
वो नॉर्मल जनता के पास ज़्यादा था। यहाँ पर नॉर्मल जनता के पास उतना पैसा नहीं है जो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज़ के थ्रू कर सकती थी, क्योंकि रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट ने अपना होल्ड रखा था। ठीक है, तो यहाँ ये कंडीशन अलग थी, इसलिए हमें मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करना पड़ा था। ठीक है, डिसाइड हुआ था, ऐसा नहीं हुआ कि बस हमारी मर्जी चलो ऐसे ही कर लेते हैं या कुछ और। काफ़ी सोच विचारने के बाद ही इंडिया को एक मिक्स्ड इकोनॉमी डिसाइड किया गया। राइट, नेक्स्ट नंबर 4, चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर किसके अंडर में रहेगी, कौन ज़्यादा मीन्स वेल्थ को होल्ड करने वाला रहेगा, पब्लिक या प्राइवेट। ठीक है, अब उसमें क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है वो गवर्नमेंटल है, गवर्नमेंट ऑर्डर गवर्नमेंट कंट्रोल से होता है, तो इसमें जो PSUs हैं उनकी ये ड्यूटी भी बनती है कि वो प्राइवेट सेक्टर पर भी एक तरीके से नज़र रखने का काम कर सकती हैं। ठीक है, जिससे कि जहाँ भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ जो कम हो रही हैं या उनके पास उतना इन्वेस्टमेंट्स नहीं हैं या वो कहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हैं, तो वहाँ पर पब्लिक सेक्टर हेल्प करे और उनको अपग्रेड करने का काम करे, जिससे कि इनकम्स में इनइक्वालिटी ना आ पाए एक तरीके से। समझ में आ गई बात। यहाँ पे एक ये नेक्स्ट लाइन इसका पढ़ते हैं, द पब्लिक सेक्टर इज एबल टू सेट लार्ज इंडस्ट्रीज विच require heavy investment and thus the income and benefit that acquired are shared by a large number of employees and workers. डन। तो ये आप अगर इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए कि पब्लिक सेक्टर ज़्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है, उसी के बेसिस पर ये सारे चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। ये सारा जो डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन किया गया, PSUs के रोल्स को सेट किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में वो ये गवर्नमेंट के ही ह्यूज फंड्स हो सकते थे और इसी हिसाब से ये बनाए गए थे। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर को चेक ओवर करने के लिए ही एक और 4th पॉइंट आ जाता है, जिसमें पब्लिक सेक्टर एक्ट्स एज अ चेक ओवर द प्राइवेट सेक्टर। राइट, नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नंबर 5, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या मंगाना चाहिए? इम्पोर्ट मीन्स जो फॉरेन कंट्रीज से आप परचेस करते हैं वो इम्पोर्ट है ना। तो क्योंकि इम्पोर्ट करने में खर्चा बहुत बड़ा होता है ना। बाहर से आप कुछ मंगाएंगे और आपके जो करेंसी की वैल्यू है वो दूसरी करेंसी जहाँ से आप परचेस कर रहे हैं उससे कम है, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप अमेरिका से कुछ परचेस करते हैं तो एक ऑन एवरेज 65 से 70 रुपीज़ के एवरेज पे आपको खर्च करने पड़ते हैं $1 के लिए। राइट, इंटरनेशनली जो बिजनेस हो रहा है वो डॉलर में ही होता है, अमेरिकन डॉलर में, तो आपको इंपोर्ट करने में सब्स्टिट्यूशन सोचने पड़ते हैं। ठीक है, कि सब आप इंपोर्ट करें या अपने यहाँ ही बना लें, है ना। जैसे अभी जैसे लॉकडाउन हुआ और उसके बाद अब ओपन किया गया था, तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि आप जितना ज़्यादा हो सकें वो इंडिया में बनी हुई चीज़ें खरीदिए, मेड इन इंडिया को ख़रीदिए, जिससे इंडियन कंपनीज़ को फ़ायदा हो, बाहर से ना मंगाना पड़े, पैसा ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। तो क्योंकि आपको अगर प्रोडक्ट अमेरिकन प्रोडक्ट चाहिए तो वो आप आया होगा ना वहाँ से तभी तो, या फिर यहाँ पे बन रहा है तब भी उसके रेट में थोड़ा वेरिएशन होगा। एक इंडियन कंपनी बना के दे रही है तो उसके रेट में थोड़ा और वेरिएशन होगा। तो इस चीज़ को सोचने के लिए नंबर 5th पॉइंट मींस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो ड्यूरिंग सेकंड एंड थर्ड 5-year प्लान पीरियड इंडिया वाज एमिंग टू बी सेल्फ रिलायंट इन मैनी स्फेयर्स। अब खुद ही बनाने लगा था सेकंड और थर्ड 5-year प्लान में। ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज was also a problem and it was difficult to import heavy machinery required for a strong industrial base, right? So at this time public sector companies involved in heavy engineering which would help in import substitution was established. ठीक है, तो क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर्स ने ही हैवी इंजीनियरिंग करना स्टार्ट कर दिया। बड़ी मशीन जो हम बाहर से मंगा रहे थे वो यहीं पर बनाना स्टार्ट करवा दिया गया। Simultaneously, various public sector companies like ST, C and MMTC have played
एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने में जो कंपनीज थी वो ज़्यादा इम्प्रूव मीन्स हेल्पफुल हुई उसको इम्प्रूव करने में। एक्सपोर्ट को इम्प्रूव कर किया कि हम अपने यहाँ ही बनाकर बेच रहे हैं तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है, राइट। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 6 पे कहते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991। ये आप कई बार रिपीट कर चुके हैं। 91 की जो पॉलिसीज़ थी जिसमें प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन को सेंटर कर रखकर ये पॉलिसीज़ बनाई गई थी। तो उन्हीं का 6 पॉइंट है लास्ट पॉइंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had introduced 4 major reforms in the public sector in its new industrial policy in 1991. The main elements, क्या elements थे? Restructure and revive potentially viable PSUs, right? Reconstruction and revive. Close down PSUs which can't revived. उनको बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है जिनकी, जो नहीं चल पा रही हैं BSUs ऐसी, ठीक है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं PSU। ब्रिंग डाउन गवर्नमेंट्स इक्विटी इन ऑल नॉन स्ट्रेटेजिक PSUs टू 26% और लोअर, राइट। मीन्स गवर्नमेंट का जो इक्विटी है उसको 26% या उससे भी कम करवा दिया जाए। जो नॉन स्ट्रेटेजिक PSUs है मीन्स जो अच्छे से बेनिफिशियरी नहीं हो पा रही हैं उनको कम करवा दिया जाए, ठीक है। फुल्ली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम ज़्यादा हो। मीन्स उनकी सैलरी अच्छी हो, उनके रेफरेंसेस और उनके जॉब इजी और कंफर्टेबल बना दी जाए, एक हार्मोनी रह जाए उनके लिए, उनके PFs अच्छे हो जाएं, उनको एक सिक्योरिटी महसूस हो जॉब में, बहुत सारी और चीज़ें। ये सब कुछ इस पॉइंट में किया गया। गवर्नमेंट ने कोशिश की कि पूरी तरह से PSUs का रोल चेंज करें और वो सिर्फ जो हैं वो नाम की कंपनी ना रह के इंडियन इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए लगातार काम करें। तो ये इस तरह से चेंजिंग रोल आता है, ठीक है। अब इसके बाद आप ग्लोबल पढ़ते हैं, ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ कैसे काम करती हैं, इंडिया में कैसे कैसे हमने उसको ट्रीट किया था, ठीक। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, इनके आप हेडिंग्स और मेन जो पॉइंट्स हैं उनको निकाल के नोट्स बना सकते हैं यहीं से ही, ठीक है, या फिर आपको वैसे डिलीवर करवा दिए जाएंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।